बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानिब तो मुल्क में आपके सामने है कि किस तरह से लाकानूनियत का राज है, आइन और कानून की पामाली हो रही है, लेकिन इस सब के अंदर अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात बन चुके हैं, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हालात में बहुत से तजादात जो हैं पाकिस्तान के निज़ाम के, वो भी सामने आते जा रहे हैं। एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा कदम उठ गया है और वही खदशा जो कि कुछ अरसे से, जब से जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अपनी कुर्सी संभाली है बतौर चीफ जस्टिस, उस वक्त से लेके जो खदशात जन्म ले रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज साहिबान हैं जिन्हें फारिग कर दिया जाएगा, उस हवाले से पहला कदम उठ गया है। जबकि दूसरी जानिब जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के हवाले से भी एक अहम तरीन डेवलपमेंट है और हुकूमत ने जो फैजाबाद धरना केस है, आपको पता है कि उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन जो है वो काजी साहब ने रिपोर्ट मांग ली हुई है और ये इंप्लीमेंटेशन बड़े अरसा नहीं हुई। लेकिन अब एक जानिब तो मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं और इमरान खान साहब के लिए भी मुश्किलात मियां साहब की वापसी के साथ बढ़ती जा रही हैं। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से एक नई तफ्तीश का आगाज हो चुका है और जीएचक्यू, इससे पहले कोर कमांडर हाउस हमला केस है, अब जीएचक्यू हमला केस जो है उसमें भी इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब जनरल फैज हमीद जो हैं उनके लिए भी कुछ अच्छी खबरें नहीं है। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स मैंने आपके सामने रखनी है और इस वक्त जो निजाम है, निजाम जो है वो इस वक्त आप कह सकते हैं कि डट के खड़ा है। निजाम किसी भी सूरत या सिस्टम जो है वो रिएक्ट भी कर रहा है, सिस्टम अपनी ताकत भी दिखा रहा है कि हम जो चाहते हैं वही होगा। आइन और कानून बेशक उससे थोड़ा सा आगे पीछे भी हो, लेकिन होगा वही जो स्क्रिप्ट है। अब एक जानिब तो नाज़रीन इकराम आपको पता है कि जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस उमर बंदयाल, उन्होंने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के ऊपर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर की, लार्जर बेंच बनाया। काजी साहब उस बेंच से अलग हो गए, क्या कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है जब तक उसका फैसला नहीं होता, बंदयाल साहब के दौर में उसका फैसला नहीं हो सका। काजी साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला किया। 3 रुकनी टॉप मोस्ट जजेस की कमेटी ने 5 रुकनी बेंच बनाया। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में बेंच ने बड़ा खड़ाक कर दिया, 5-0 से ये फैसला दिया कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का कदम है। और इस हवाले से चूंकि बंदयाल साहब के दौर के अंदर कुछ साफी हैं, उन्होंने ये दावा किया ताकतवर हल्के जो हैं उनके हवाले से कि उनके करीबी जराए के हवाले से कि जी सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल तो होगा 9 मई के वाकयात वालों का, और चाहे बंदयाल साहब ये फैसला दे देते हैं, बंदयाल साहब की सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देती है, फिर भी उस पर जैसे पिछले बंदयाल साहब के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हुआ, इस पर भी नहीं होगा। ये कुछ सहाफियों ने नैरेटिव बनाया। लेकिन अब चूंकि काजी साहब की अदालत है और काजी साहब के साथ क्या कन्फ्रंटेशन होती है या काजी साहब खुद भी कोई स्टैंड लेते हैं या नहीं, ये एक उससे भी बड़ा सवाल है और ये भी जवाब तलब है। लेकिन अब गवर्नमेंट जो है उसने एक बड़ा क्लियर अपनी पोजीशन वाजे कर दी है और निगरान हुकूमत, आपको पता है कि अनवारुल हक काकड़ साहब क्या हैं और कितने अनवारुल हक काकड़ साहब बाइख्तियार हैं। तो निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। ये खबर मैंने परसों आपके सामने रखी थी अपने जराये के हवाले से और अब वजीर आज़म साहब ने इसकी तस्दीक कर दी है। और एक निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर अपील करेंगे क्योंकि कानून में तब्दीली का हक पार्लियामेंट के पास है। उनका कहना था कि मैं इस मुल्क का शहरी हूँ और बतौर निगरान वजीर आज़म मीडिया के हवाले से कोई कंट्रीब्यूशन कर दूं तो कोई कबाहत नहीं। वर्किंग जर्नलिस्ट के मसाइल को भी उठाया है, जो भी सर्विसेज में आते हैं उनके कवानीन होने चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही गुफ्तगू की थी और इन्होंने और भी कुछ बातें की हैं गैर मुल्कियों की वापसी के हवाले से, जो कि ठीक है, उसके ऊपर तो पूरे मुल्क का एक ही स्टांस है। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने जो इंपॉर्टेंट बात कही है, इन्होंने कहा है कि हम फौजी अदालतों में सिविलियंस का जो ट्रायल है उस पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला जो है उसके खिलाफ अपील दायर करने जा रहे हैं। निगरान हुकूमत ने पोजीशन ले ली है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो नहीं उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन क्योंकि अपील में चला जाएगा। अब देखना यह है कि काजी साहब लार्जर बेंच कैसा बनाते हैं और क्या लार्जर बेंच जो है अपील जो पर समाअत करेगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के नाफिजुल अमल होने के बाद, तो उसमें भी देखना पड़ेगा कि मामला किधर जाकर रुकेगा और क्या सूरत हाल बनती है। अब एक जानिब तो ये सारी डेवलपमेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी जानिब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से ये बात सामने आ रही थी कि काजी साहब जो हैं, एक तो वो आके जो 2 जजेस हैं मजीद उनकी
तैनाती करेंगे। 17 जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में जगह है, सीटें हैं 17 और 15 जज साहिबान इस वक्त उन सीटों को ऑक्यूपाई किए हुए हैं, 2 सीटें खाली हैं। उसके लिए भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास काजी साहब ऑलरेडी बुला चुके हुए हैं और एक तैनाती कुछ दिनों के अंदर हो जाएगी और अगली भी हो जानी है। लेकिन इसके अंदर बहुत से सहाफ़ी जो काजी साहब के करीब, अच्छा अब इस मुल्क के अंदर ना सहाफ़ियों ने इस तरह से बना लिया हुआ है, काजी साहब की जो बड़े कसीदा गो सहाफ़ी हैं वो भी ये बातें करते थे कि जी सुप्रीम कोर्ट से बहुत से जजेस जो हैं वो बैक मारेंगे, वो हाई कोर्ट तक जाएंगे और कुछ ऐसे जो सीनियरिटी पे जिनका बनता था वो भी आएंगे और जो जजेस हैं जो कि काजी साहब के हम ख्याल नहीं है उनके लिए मुश्किलात होंगी। लेकिन अब जाहिर बात है, मैं समझता हूँ देखिए कानून के मुताबिक, तरीके ज़ाब्ते के मुताबिक चीज़ें चले, लेकिन ये जो बीच में नैरेटिव बिल्डर्स होते हैं ना, जब ये इस तरह के दावे करते हैं कि जी ये तो नहीं होगा, देख लीजिएगा ऐसा ही होगा, तो फिर जब ऐसा होता है तो फिर सवालात खड़े हो जाते हैं कि क्या ये एजेंडे के तहत हो रहा है या ज़ाब्ते के तहत हो रहा है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज डेवलपमेंट हुई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को उनके खिलाफ सामने आने वाली शिकायत पर शो काज नोटिस जारी करते हुए जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी से जवाब तलब कर लिया है। ज़राए का बताना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में होने वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी और साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ आने वाली शिकायत का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शिकायत पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शो काज नोटिस जारी करते हुए उनसे 10 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया है और उन्हें 14 दिन दिए गए हैं कि वो इसके अंदर अपना जवाब दें। ज़राए का कहना है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अक्सरियत की बुनियाद पर, यानी यूनानिमस नहीं लेकिन अक्सरियत की बुनियाद पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को शो काज नोटिस जारी किया। काउंसिल के 3 के मुकाबले में 2 अरकान ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को शो काज नोटिस जारी करने की मुखालफत की है, यानी 5 अरकान में से 2 ने कहा कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं उन्हें इस तरह से शो काज नोटिस जारी नहीं होना चाहिए, ये शिकायत बेबुनियाद हैं। काजी साहब के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराही अब उनके पास चीफ जस्टिस हैं, तो अब 3 रुकनी जो 3 अरकान जो हैं उनकी मेजॉरिटी के साथ 3-2 से जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं उनके हवाले से ये पहला कदम उठ गया है। याद रहे कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी की मुबैना ऑडियो लीक पर उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। ज़राए का कहना है कि अटॉर्नी जनरल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के आइंदा इजलास में बतौर प्रोसिक्यूटर पेश होंगे, जबकि जस्टिस मज़ाहिर को काउंसिल की कार्रवाई खुली अदालत में चैलेंज करने का इख्तियार भी हासिल है। बतौर जज मुस्ताफी होने पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी पेंशन और दीगर मराहत के हकदार होंगे, यानी अगर वो इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन अगर ये रेफरेंस आगे चलता है और इसी तरह पे काजी साहब को भी विक्टिमाइज किया गया, और मैंने कल ये बात की थी कि आज देखते हैं कि काजी साहब साथी जज के साथ क्या करते हैं, किस तरह पे काम करते हैं और क्या मामलात चलते हैं, तो ये एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। मैं फैज़ अमीन साहब वाले मामले पर आता हूँ और उसके अंदर क्या नवाज शरीफ साहब की ईगो अब सेटिस्फाई होने जा रही है और फैज़ाबाद धरना केस ऑलरेडी लगा हुआ है और उसकी इंप्लीमेंटेशन काजी साहब ने मांगी हुई है। लेकिन उससे पहले एक और खबर आपके सामने रख दूँ, ये भी बड़ी अहम है, इसके भी आने वाले दिनों में बड़े अहम तरीन असरात होने जा रहे हैं। साइफर केस की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत ने 9 मई वाकयात से मुतल्लिक रावलपिंडी में मुकदमात में पुलिस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश की इजाजत दे दी है। रावलपिंडी पुलिस के अफसर साइफर केस की समाअत करने वाले खुसूसी अदालत में पेश हुए, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत कायम की गई है जो इमरान खान साहब का ट्रायल कर रही है। उस अदालत में रावलपिंडी पुलिस के अफसर पेश हुए। पुलिस अफसर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल में शामिल तफ्तीश करना है। इस पर जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने इस्तफसार किया कि क्या इससे कबल चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को शामिल तफ्तीश किया गया। पुलिस अफसर का कहना था कि दोनों को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया, शरीक मुल्जिमान के बयानात पर शामिल तफ्तीश करना है। हमारे पास 9 मई वाकयात से मुतल्लिक एफआईए की रिपोर्ट भी मौजूद है। 9 मई के जो लाहौर वाले केसेस हैं उनके अंदर इमरान खान साहब को शामिल तफ्तीश किया गया था, उसके हवाले से चालान भी हजारों सफ़ात पर मुश्तमिल इमरान खान साहब के खिलाफ तैयार है और उसके अंदर इमरान खान साहब को कसूरवार करार दिया गया। वो अभी केस साइफर के बाद अगर जरूरत पड़ी तो उसे यूज किया जाएगा। जज ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दर्ज मुकदमात का जायजा लिया। अदालत ने दोनों को शामिल तफ्तीश करने की इजाजत दे दी और कहा कि कानून के मुताबिक सिर्फ तफ्तीश करने की इजाजत दे रहा हूं और फिर आपने किस चीज की इजाजत देनी है, कानून तफ्तीश यही है। ख्याल रहे कि इमरान खान साहब जो हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों इस वक्त अडियाला जेल में कैद हैं और उनके ऊपर साइफर केस का ट्रायल चल रहा है, फर्द जुर्म उन पर आयद कर दी गई है। एक जानिब तो ये डेवलपमेंट है, तो वहीं दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर भी मैं आपको दे दूं। वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरने के जिम्मेदारान के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। अटॉर्नी जनरल ने फैजाबाद धरना केस में अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई, जिसमें बताया गया है कि वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरने के जिम्मेदारान के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी है। अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी 2019 के फैसले पर अमल दरामद के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी गई है। यानी काजी साहब का वो फैसला जो 2019 में आया था उसके लिए अब जाकर
4 साढ़े 4 साल के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी गई है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी दिफा और डायरेक्टर ISI शामिल हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के TORs भी अमल दरामद रिपोर्ट का हिस्सा बनाए गए हैं। कमेटी तयशुदा TORs के तहत इंक्वायरी करेगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फैजाबाद धरने से मुतल्लिक शवाहिद इकट्ठे करेगी और तमाम हासिल करदा शवाहिद, दस्तावेजात और रिकॉर्ड का जायजा लेगी। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट में कहा गया है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गवाहान के बयानात भी रिकॉर्ड करेगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फैजाबाद धरना केस के जिम्मेदारान और हैंडलर्स का तयन करेगी। कमेटी तयन करेगी कि फैजाबाद धरना केस में किसने अहकामात दिए और इसे किसने मैनेज किया। रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का पहला इजलास तयशुदा TORs पर 26 अक्टूबर को हो चुका है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तहकीकात के बाद तजावीज पर अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगी। कमेटी 1 दिसंबर तक रिपोर्ट वजारत दिफा को जमा कराएगी। अगर कमेटी को मजीद वक्त दरकार हुआ तो वजारत दिफा से कमेटी रुजू करेगी। अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालत से फैजाबाद धरना केस नजरसानी दरखास्त वापस लेने की दरखास्त की थी। अदालत से इस्तदा है कि हतमी रिपोर्ट जमा करवाने की मोहलत दे दी जाए और इस सब के अंदर जाहिर बात है फिर कमेटी को फैज हमीद साहब को भी बुलवाना पड़ेगा और फैज हमीद के खिलाफ अगर कार्रवाई उस वक्त के आर्मी चीफ ने नहीं की या फिर फैज हमीद ने आके ये कह दिया कि मैंने तो जो कुछ किया था उस टाइम पे वो उस वक्त के आर्मी चीफ के अहकामात पर किया था फैजाबाद धरने के हवाले से, तो फिर क्या बाजवा साहब को भी बुलाया जाएगा? क्या इनकी कुर्बानी दी जाएगी? क्या इनकी बलि दी जाएगी? ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कहीं नवाज शरीफ साहब की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए तो नहीं बनाई गई। ये बहुत से सवालात हैं जो जवाब तलब हैं और जवाब तलब रहेंगे, लेकिन जाहिर बात है कौम देख रही है कि इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है। कौम देख रही है कि किस तरह से मुल्क के अंदर जब भी इंसाफ होता है, जब भी कमेटियां बनती हैं, जब भी तहकीकात होती हैं, जब भी अदालतों से रिलीफ मिलता है या किसी को शिकंजा कसा जाता है तो वो एक स्क्रिप्ट के तहत होता है और आइन और कानून जो है वो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर सेकेंडरी हो जाता है। इस प्रोसेस में जिस चीज का मुझे अफसोस है वो ये नहीं है कि इमरान खान के साथ ये सब कुछ हो रहा है या मियां साहब को रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, ये बिल्कुल सेकेंडरी है। मेरा बुनियादी नुकता यह है कि सिस्टम पर से लोगों का एतबार नहीं उठना चाहिए। जो कुछ करना है, पर्सनल वेंडिटा है या फिर कोई और चीज है, जो भी है उसकी एग्जीक्यूशन करें, लेकिन इन द प्रोसेस इदारे जो है वो कमजोर नहीं। इदारे बहुत जरूरी है, चाहे जुडिशरी है, आपकी ब्यूरोक्रेसी है, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव है, जितने हैं सब बहुत जरूरी होते हैं और उनकी साख जो है वो मुतासर नहीं होनी चाहिए। तासुर गलत नहीं बनना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।